Maybe I think the one book that has influenced you to write 40 hours. क्योंकि एक स्टोरी है, ये 40 घंटे की एक जर्नी होती है। ये जो 40 दिन का जो एक टाइम फ्रेम होता है, दिस इज लॉन्ग इनफ फॉर योर इनर वर्ल्ड टू डीकॉन्स्ट्रक्ट, बट शॉर्ट इनफ दैट यू कैन अचीव इट। AI इज रिवोल्यूशनरी। उसमें जो स्पीड प्रेडिक्शन था पहले, वो सब चीज़ें सब चेंज हो गई हैं। कितनी ज़्यादा तेज़ी से ये वर्ल्ड चेंज हो जाएगा। Someone calling my bank, hey, I lost my password, with my voice and everything, and the other person believed that it was a human. Like, that's the really scariest development through AI. Cloning your voice. Did I say that ever? इन इंडिया, चाहे वो एग्रीकल्चर हो, छोटे MSMEs या इंडस्ट्रीज हैं, उनको कितना इम्पैक्ट पड़ेगा AI एज ए न्यू एंट्रेंट इन द मार्केट से? द बिगेस्ट मिसकंसेप्शन अबाउट AI इन इंडिया राइट नाउ? मुझे ऐसा लगता है कि छोटे छोटे SMEs, अगर इंडिया की इकोनॉमी को आगे बढ़ना है तो डिसेंट्रलाइजेशन बहुत ज़रूरी है, और ये होगा। What is the percentage that you see of white collar job will be impacted in next 5 years because of AI usage? दोस्तों, GT लॉग पॉडकास्ट के इस एपिसोड में एक बार फिर से आप सब लोग का स्वागत है। मैं आपका होस्ट अनुराग वाजपेयी और मेरे साथ में हमारे गेस्ट हैं विनीत कुमार सिंह। विनीत, स्वागत है GT लॉग पॉडकास्ट में। थैंक यू वेरी मच अनुराग जी। Vineet has worked in energy efficiency domain with Bosch. After Bosch, he has worked with medical tech with HCL. HCL, yeah. And then he is working as a corporate strategy director with T-Tech, Texas-based organization है. More than everything, what we are going to discuss today about his recent initiative, which is a book, fiction book, named as 40 Hours. Vineet, first question. इतनी सारी चीजें तुमने की, you are a chemical engineer also. और उसके बाद में तुमने एनर्जी एफिशिएंसी, मेडिकल टेक, फिर अभी कस्टमर एक्सपीरियंस बेस्ड या फोकस ऑर्गेनाइजेशन में तुम स्ट्रेटजी हेड कर रहे हो। देन यू आर राइटिंग द नॉवल विच इज़ अ फिक्शन नॉवल। दिस इज नॉट अ लीनियर पाथ दैट यू हैव फॉलोड। व्हाट इज द जर्नी दैट यू वांट टू एक्सप्लेन फॉर योरसेल्फ फर्स्ट? So this book in itself has followed the same journey. I have written this book over the period of 15 years myself. I started writing very early. 15 years? 15 years, yeah. And how old are you? I would have been, today I am 33 years old. Okay, you are in 30s. Yeah, I am in early 30s. I started writing this book when I had just touched my teenager life. And since then, this book has been in my memory. But I think just like how my career hasn't been linearly progressed, like I had never thought that I would go towards the management side of the business. In general, maybe I think मैं भी तुम्हारी जगह होता है, एज ए कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी हेड कर रहा होता तो शायद मैं बिजनेस रिलेटेड बुक्स ही लिखता, बिकॉज दैट इज द डे इन डे आउट वर्क दैट आई विल बी डूइंग। बट तुम्हारे हिसाब से तुमने बिजनेस रिलेटेड बुक्स ना लिख करके अलग तरीके के बुक्स लिखी है, तो मे बी आई थिंक दैट इज अ क्यूरियोसिटी दैट वी वांट टू अंडरस्टैंड फर्स्ट। इसके पीछे एक मुझे लगता है एक ऐसा एक कोर ट्रूथ है जो शायद मैं बताना चाहता हूँ। आई फील दैट जो इस बुक के पीछे जो मैसेज हैं, दो इट्स अ फिक्शन, इस बुक में बहुत सारे नए कैरेक्टर्स हैं, ऐसे कैरेक्टर्स जिनको लिखने से पहले मैंने उनके पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स को भी लिखा। इस बुक में एलियंस भी आते हैं, इस बुक में एडवांस मेड टेक की बात है, इस बुक में सस्टेनेबिलिटी की भी बात है। बट इस सबको कहने का एक हर आर्टिस्ट का एक कहने का एक तरीका होता है, तो वो एक तरीका इसमें जो असिमुलेट हुआ है ये सारी चीज़ें एक इकोसिस्टम की तरह, कि हमारे जो आज के रीडर्स हैं
समझें और एक अपना एक पर्सपेक्टिव जनरेट करें। तो वो एक combining everything together has been I would say the theme that I tried to follow here. वेरी नाइस। बुक के बारे में थोड़ा सा बाद में पूछूंगा, पहले तुमने ऑल्सो यू हैव मेंशन्ड कि युग निर्माण योजना, अखंड ज्योति, इस तरह के भी जो शांति कुंज जो एक आश्रम है उसकी बुक्स या उसकी जो पत्रिकाएं निकलती हैं उसके बारे में भी लिखा है जी। You have also mentioned in your book in acknowledgement, है ना, in the acknowledgement section that they have impacted you a lot. I also believe because I have also gone through those books. हमारा खुद का भी रिलेशन उस आश्रम से रहा है। तो what kind of maybe impact that you maybe I think you trying to mention कि इस तरह की जो बुक्स जनरली हमें लगता है कि ज़्यादातर इस तरह की बुक्स युग निर्माण योजना, अखंड ज्योति ज़्यादातर वही लोग पढ़ते हैं जो 50s क्रॉस कर चुके होते हैं। बट मुझे लगता है कि मैं जब कॉलेज में भी था तब भी मैं आश्रम को विजिट करता था एंड इट हैज़ अ वेरी पॉजिटिव वाइब्स। इट हेल्प्स यू इन टर्म्स ऑफ बिल्डिंग योर थॉट प्रोसेस वेरी पॉजिटिव। तो हाउ इट हैज़ इम्पैक्टेड यू? तो मुझे लगता है कि ये हमारे आज के कल्चर में ये लोगों को ऐसा लगता है कि सेल्फ हेल्प बुक या फिर ज्ञान देने वाली जो किताबें लिखने का या पॉपुलर करने का अधिकार सिर्फ कोट एंड कोट इंग्लिश ऑथर्स को है या ऐसी किताबें जो अक्रॉस इंडिया कहीं से आती हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि वो किताबें गलत हैं, बट मुझे ये भी लगता है कि विजडम, नॉट जस्ट नॉलेज, विजडम रिमेन्स सेम, इट हैज रिमेन्ड सेम अक्रॉस जनरेशन ओवर थाउजेंड एंड थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स। अगर हमारे पास उस विजडम की एक्सेस आसान तरीके से कहीं अपने आसपास से भी मिल सकती है तो उसको कहीं दूर जाके क्यों खोजना। तो कहानियां सिर्फ बदलती रहती हैं, किरदार बदलते रहते हैं, लेकिन जो एक थ्रेड है वो मुझे लगता है कि सालों साल वो शायद सेम ही रहता है। तो ये ये किताबों ने मुझे मैं बचपन से युग निर्माण योजना, अखंड ज्योति पढ़ता आया हूँ और आज भी पढ़ता हूँ। बल्कि उसमें अखंड ज्योति में बीच में एक छोटे छोटे, अगर आपने पढ़ी तो स्टोरीज हुआ करती थी, तो वो स्टोरीज मुझे बहुत फैसिनेट करती थी। तो अब एज अ यंग रीडर मैं उसके स्टोरीज के पीछे का जो टेक्स्ट था वो कई बार नहीं पढ़ता था क्योंकि वो बहुत ही भारी बातें होती थी, बट वो स्टोरी समझ में आती थी कि एक कैरेक्टर होता है, वो एक सिचुएशन के थ्रू जा रहा है, ही रीचेस सम, कोई चैलेंज फेस होता है, फिर कुछ एक्शन होता है, फिर उससे कुछ लर्निंग आती है। तो एग्जैक्टली सेम मैंने उस बुक में भी करने की कोशिश की है कि एक कहानी है, बट इस कहानी के पीछे जो एक गहरा सच है जो एज अ सोसाइटी हम लोग आज फेस करने जा रहे हैं, या आज ऑलरेडी हमने 21st सेंचुरी के जो नए चैलेंजेस हैं पिछले 25 सालों में, या जैसे 1991 के बाद में इंडिया एज अ सोसाइटी कहाँ से कहाँ है। आज से पहले हम लोग रोटी कपड़ा मकान वाज बेसिक नेसेसिटीज, तो हम उस हायरार्की में एज जनरेशंस, मैं ये नहीं बोल रहा कि सभी लोग वहां तक पहुंच चुके हैं, बट एज जनरेशंस हम लोग उस हायरार्की में ऊपर जा रहे हैं। तो ये सब इस तरह का ज्ञान उन किताबों में आज से 60 साल पहले, 100 साल पहले लिखा हुआ है। सही बात है कि व्हेन यू रीच दोज स्टेजेस इन योर लाइफ, हाउ डू यू बिहेव योरसेल्फ ड्यूरिंग दैट जर्नी इज व्हाट रियली मैटर्स द मोस्ट। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो मुझे आज भी बहुत हेल्प करता है ग्राउंडेड रहने के लिए, कि इट डजंट मैटर वेयर यू कम फ्रॉम, व्हाट यू बिकम, व्हाट यू अचीव, बट डू यू स्टे ग्राउंडेड, डू यू कैरी द सेम ग्रेस, दैट सेम philosophy towards gratification, gratification, gratitude for your elders, your teachers who have helped you during your journey. तो वो अखंड ज्योति और ये सारी किताबों ने या मेरे टीचर्स ने मुझे उसमें बहुत हेल्प किया, एंड आई एम truly believer कि whatever little I have achieved, in fact I feel not so good about even using the word achieve here, but wherever I've come so far in this journey, it's milestones. Yeah. It is one of the milestones. It's one of the milestones. It's all because of my बिल्कुल ठीक बात teachers. या तुम्हारी बुक में देख रहा था विनीत, तो जनरली 40 आवर्स का बहुत सारे
एक्टिविटीज से रिलेवेंस भी बनता है, जैसे एक वीक में लोग 40 आवर्स का वर्क शेड्यूल के हिसाब से प्लान करते हैं. There are so many other things also, but why 40 hours? What is the so significance about this particular number? Can you just maybe? Yeah, I have spent really good amount of time in thinking about the title. ये अच्छा. बहुत बार चेंज हुआ. 40 का एक बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस है. तो इसके दो सिग्निफिकेंस की मैं बात बताऊंगा. एक तो बुक के कॉन्टेक्स्ट में, तो पहले वही कवर करता हूँ. ये क्योंकि एक स्टोरी है, ये 40 घंटे की एक जर्नी होती है नॉर्थ इंडिया से साउथ इंडिया की तरफ थ्रू मल्टीपल मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट. तो आई वांटेड टू मेक दिस स्टोरी कंप्रेस्ड इनफ कि लोग इसको जो रीडर्स हैं उनका इंटरेस्ट बना रहे, बट इट शुड बी प्रैक्टिकल एनफ ऑल्सो कि ये जर्नी 40 आवर्स में जिस तरह से इस नॉवल में मैं बताना चाह रहा हूँ वो कवर भी हो जाए. तो एक वो एंगल था. बट दूसरा एंगल जो आई वुड से द वाई बिहाइंड इट इज दिस, जो इस बुक में कहीं नहीं लिखा है. जो ये टाइमिंग है 40, इसकी अपने आप से एक बहुत बड़ी कल्चरल सिग्निफिकेंस है. आप हिंदू धर्म या हिंदू फिलॉसफी में जाइए तो व्रत, तपस्या या इस तरह का कोई भी साधना जब की जाती है तो उसमें 40 दिन का अपने आप में एक बहुत बड़ा महत्व होता है. तो वो 40 दिन में आप एक ट्रांसफॉर्मेशन के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर रहे होते हो. You take other religions also, be it Islam or Christianity. Jesus fast for 40 days before starting his ministry, I believe. Yeah. Similarly, in Islam also, Prophet got his wisdom or when he was 40 years of age. तो 40 जो या 40 जैसे हम कई बार सुनते हैं अपने घरों में कि ये हनुमान चालीसा या कोई चालीसा कर लें, तो 40 ही क्यों? ये जो 40 दिन का जो एक टाइम फ्रेम होता है, दिस इज लॉन्ग इनफ फॉर योर इनर वर्ल्ड टू डीकॉन्स्ट्रक्ट, बट शॉर्ट इनफ दैट यू कैन अचीव इट एंड ऑल्सो मेजर इट. You can prepare your own strategies around it, that what is it that you want to change about yourself. तो ये 40 जो था उसके पीछे, जैसे इसमें जो कैरेक्टर है जिसके पीओवी से कहानी आगे बढ़ती है भारत के उत्तर से दक्षिण की यात्रा में, तो ये उसके पीओवी में ये उसका खुद का एक डीकॉन्स्ट्रक्शन होता है, एंड देन ही इज रिक्रिएटेड टू बिकम समथिंग एल्स. तो So journey starts with something and yes. then ends with something else. Exactly. Okay. The person becomes a new self. तो ये उसका खुद का एक inner transformation है. तो I was very careful in selecting. There are meanings attached to every single word, the visual expression. Like you see the byline is unbounding, and as you move from U N to G, you can see the color grade is going from black to gray. So black represents bold. या another way to look at it is कठोर होना. और कठोर होके जीवन शायद आगे नहीं चलता है, हमको सॉफ्ट होना पड़ता है. तो ये वो अनबाउंडिंग दिखा रहा है. बट इस पूरी कहानी को एक अलग जॉनर में कहा गया है, जो हमारे आज के रीडर्स या शायद मैं खुद भी, मैं साइंस फिक्शन या थ्रिलर्स का, मूवीज लाइक मिशन इम्पॉसिबल, मूवीज लाइक स्पेशल 26 या स्पेशल फोर्सेस, तो मैं खुद एक बहुत बड़ा फैन हूँ इस जॉनर का, इस विधा का. तो मैंने जिससे लोग रिलेट कर सकें उस जॉनर को यूज किया है. बट कहानी जो उसके पीछे वाई है कि कहानी कहनी क्यों है, तो वो ये है, दैट्स अबाउट ट्रांसफॉर्मेशन. बट जो जॉनर, जैसे तुमने जॉनर का नाम लिया, इट इज़ अ वेरी मैच्योर स्टोरी. जब आप ट्रांसफॉर्मेशन या इस तरह की चीज़ें बात करते हैं, तुम्हें कैसा लगता है कि मतलब हाउ मेनी टेकर्स इन द मार्केट दैट आर देयर इन सच स्टोरी टेलिंग और मे बी इन स्टोरी लिसनिंग इन सच जॉनर? ज़्यादातर जॉनर्स अगर आप देखें, अगर वो बिल्कुल लेट्स से अगर वो फाइटिंग के हैं या लेट्स से रोमांस के हैं, उसमें बहुत सारे ऑडियंस बहुत जल्दी मिल जाते हैं, है ना. अभी रिसेंटली आई थिंक वन
मूवी डायरेक्टर, ही ऑल्सो हैज मेंशन्ड जो फाइटिंग सीन्स करके या रोमांटिक सीन्स करके जो मूवीज बनती हैं उनके सक्सेस होने के चांसेस थोड़े ज़्यादा होते हैं कंपेयर टू अ स्पेसिफिक थीम बेस्ड मूवी बनाने के। तो वो रिस्क बहुत ज़्यादा होता है ना। तो मतलब इस तरह की स्टोरी लिखने का जो ऑब्जेक्टिव है वो, मतलब तुमने बताया कि जैसे 40 अपना एक नंबर है और इट गिव्स द अनबाउंडिंग स्टोरी कि आप यहाँ से शुरू करते हैं और वैसे जाते हैं, यू गेट ट्रांसफॉर्म्ड इन दैट जर्नी ऑफ 40 आवर्स। बट वेयर डिड यू गेट दिस स्टार्टेड? मतलब वो लगा कैसे? तुम तो मतलब कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी में काम कर रहे हो, टिपिकली ये 9 to 5 जॉब है। हाउ डू यू गेट टाइम टू राइट सच थिंग? राइटिंग अ बुक इज नॉट ईजी। हम लोग आर्टिकल लिखते हैं, एक आर्टिकल लिखने में मे बी अ मंथ टाइम भी लग जाता है कई बार। राइटिंग अ बुक इज अ गुड इनफ टास्क। तो कब उसको लिखा तुमने, कैसे? और एक तो तुमने बताया कि 15 साल से तुम ये सब चीज़ सोच रहे हो, बट स्टिल राइटिंग द बुक विद द कंसोलिडेटेड फॉर्म एक अपने आप में टास्क है। ये बहुत बड़ा चैलेंज रहा है, क्योंकि ऐसा नहीं कि 15 साल पहले भी ये बुक ऐसी ही थी। तो दिस बुक हैज ग्रोन along with me। तो जब आपने जिन जॉनर्स की बात की, तो इनफैक्ट मैंने कुछ जॉनर इसी बुक में एक्सपेरिमेंट किए। और शायद आज से 15 साल पहले जब मैंने इसका फर्स्ट जब वर्जन लिखा था, तो आई वॉज वेरी फास्ट। तब आई यूज्ड टू राइट लाइक 2000 वर्ड्स अ डे। तो तब एक महीने के अंदर ही या 1.5 महीने के अंदर, क्योंकि टाइम होता था उस समय, बस पढ़ाई करना था, पढ़ाई के अलावा राइटिंग करना था। तो 1.5 महीने के अंदर मैंने इसका फर्स्ट वर्जन लिखा। बट जब 5 महीने बाद उसको उठा के देखा तो ऐसा लगा ही नहीं कि ये मैं हूँ। ऐसा लग रहा था कि ये मैंने किसी और के लिए लिखी है। फिर ऐसे ही करते करते समय तो खैर बहुत लगा, लेकिन आपने टाइम की बात की तो मैं उस पर पहले आंसर करूँगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि समय कम नहीं होता है। 24 घंटे कम नहीं होते हैं। हम आई थिंक वी ओवर एस्टिमेट what we can achieve say in 10 minutes, 20 minutes और one day। इसलिए हम अपने सारे जो प्लान्स बनाते हैं, आज मैं ये करूँगा, आज ये करूँगा, अगले 1 घंटे में ये कर डालूंगा, ऐसे बनाते हैं। बट वी एक्सट्रीमली अंडर एस्टिमेट कि हम उन्हीं एफर्ट्स को कंबाइन करके 1 साल में क्या कर सकते हैं। वी ओवर एस्टिमेट कि हम अगले 10 मिनट में क्या कर सकते हैं, बट वी अंडर एस्टिमेट कि हम उन्हीं 10 मिनट में अगले 1 साल में क्या कर सकते हैं। तो ये मुझे अगेन वन ऑफ माई टीचर्स, मेंटर्स मेड मी रियलाइज दैट। और जिस दिन मुझे समझ में आया तो आई स्टार्टेड यूजिंग द इफेक्ट ऑफ कंपाउंडिंग इन माई ओन लाइफ, कि अगर मैं छोटी छोटी चीजें 15 मिनट 20 मिनट भी करता हूं तो आई थिंक दिस इज अचीवेबल इन 1 ईयर या 6 months। तो मैंने चीज़ों को थोड़ा अपने आप से बाहर निकल के आई स्टार्टेड लुकिंग एट माई सेल्फ एज अ थर्ड पर्सन, स्टार्टेड लुकिंग एट द बुक एज अ प्रोजेक्ट, कि ये एक प्रोजेक्ट है और ये मुझे इस इंसान से ख़त्म कराना है। आई एम नॉट बीइंग माई बॉडी देयर। मैं एक वर्कर हूँ मेरा, थोड़ा गहरी बात करने जा रहा हूँ। मैं एक वर्कर हूँ मेरा, और मुझे इस बुक को इस इंसान से अगले 6 महीने में खत्म कराना है। तो हाउ शुड आई मेक दिस गाय वर्क? दैट्स हाउ आई प्लान फॉर इट। एंड आई थिंक आफ्टर कोविड केम, आफ्टर 2020, दिस बुक एक्चुअली स्टार्टेड टेकिंग शेप। जो मैं यहाँ पे कहना चाहता था, लगभग 1.5 साल से ये बुक रेडी थी। तो आई फाउंड अलग चैलेंजेस थे पब्लिशर की दुनिया में, पब्लिशर ढूंढना, पब्लिश होना। बट आई थिंक आई गॉट दिस फिनिश्ड अराउंड 1.5-2 years ago in its current form. But that's how I managed my time. I considered myself as a sheer worker, and I made myself a third person whose job is to instruct my body. Very nice. ये भी एक स्ट्रेटजी का पार्ट है। बिल्कुल ठीक है। You also have mentioned that कि इसमें तुमने मेडटेक के बारे में भी लिखा हुआ है। तो what is it about? इस बुक में एक एलियन सिविलाइजेशन की भी बात हुई है।
तो वो जो एलियन सिविलाइजेशन है उसको मैंने क्यों लिखा है इसको मैं बाद में बताता हूँ, बट मैं मेडटेक का आंसर करता हूँ. तो वो एलियन सिविलाइजेशन दे आर वे अहेड इन टाइम कंपेयर टू अर्थ, और फॉर सर्टेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स रीजंस बुक में मेंशन है. वो अपनी बॉडी को एडवांस करना चाहते हैं. कैसे एडवांस करना चाहते हैं कि ह्यूमन बॉडीज सीधा सनलाइट और वाटर से एनर्जी लेने लग जाएं, उनको खाने की जरूरत ना पड़े. सॉर्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस जो प्रोसेस है वो अपने बॉडी में इंटीग्रेट कर लें, इंटीग्रेट हो जाए. हाँ. तो होता क्या है, ये प्रोसेस हो जाता है. फिर उस एलियन सिविलाइजेशन में इसके कुछ कॉन्सिक्वेंस होते हैं, और जो एलियन है ही कम्स बैक to Earth, not exactly Earth, but back to their past. Why past? Because they want to now check what did we miss, how did we reach here. तो वो अपने पास्ट में आते हैं अपनी इस बीमारी का इलाज ढूंढने के लिए, जिससे वो अभी सोर्स पता कर सकते हैं, प्रभावित हो रहे हैं अपने करंट एलियन वर्ल्ड में. तो जिस तरह की साइंसेस की मैं यहाँ पे इसमें बातें की हैं, मेडिकल साइंसेस की, या एक, क्योंकि केमिकल इंजीनियर भी हूँ तो कुछ कुछ रेफरेंसेस वो लर्निंग तो आएंगी. तो बहुत ही एडवांस नैनो टेक्नोलॉजी की भी बात हुई है. तो इट डजंट मीन कि इस बुक में सिर्फ साइंसेस ही भरा हुआ है. इट्स अ वेरी इंडियन वार्म स्टोरी, बट उस कहानी को पूरा करने के लिए ये बस छोटी छोटी डिवाइसेस हैं. दैट्स फाइन. तो मुझे लगता है कि जो डाइवर्सिटी यूथ डेमोग्राफी की है, वो बहुत सारे लोग इस तरह की मे बी इंटीग्रेटेड स्टोरीज को बहुत पसंद करते हैं. अदरवाइज मतलब इतनी सारी जो वर्ल्ड वाइड जो फेमस हैं LOTR या इस तरह के बुक्स क्यों पसंद हैं लोगों को? हाँ, है ना. नॉर्मल जो स्टोरी टेलिंग है वो तो हो ही जाती है, बट आई थिंक यू हैव टू हैव सम न्यूनेस इन टर्म्स ऑफ मेकिंग योर इंफॉर्मेशन रीच टू द मासेस. उसका लाइक तरीका होना ही चाहिए. आई थिंक दैट इज व्हाट यू हैव डन. सो बिल्कुल कंटिन्यू व्हाट यू वर सेइंग. तो मैं अब उस पर आगे कंटिन्यू करता हूँ. तो वो जो एलियन सिविलाइजेशन है, मैं उसका आंसर करूँगा. तो होता क्या है कि एक वो क्यों, आखिर उनको ऐसी ज़रूरत ही क्यों आन पड़ी, ऐसा क्या हो गया? अगर वो इतने एडवांस्ड हैं तो वो क्यों उनको अपनी बॉडी पे ऐसे एक्सपेरिमेंट करना है? तो इसके पीछे एक बहुत इंटरेस्टिंग थॉट प्रोसेस है. हम जीवन में कुछ भी क्यों करते हैं? वी वांट टू अचीव समथिंग बेटर देन टुडे. बेटर देन टुडे. वी वांट टू से ग्रो. अब अगर वो ग्रोथ का वाई आपको नहीं पता है कि आप वो क्यों चाह रहे हो, आपको कुछ चाहिए, अगर आपको नहीं पता है, तो यू नेवर नो व्हेन यू विल de-align yourself from that path. तो एग्जैक्टली उस सोसाइटी में भी ऐसा ही हुआ. दे आर फार एडवांस देन अर्थ एज वी सी टुडे. और उसके बाद में उनको ऐसा लगने लगा कि आई थिंक, मुझे लगता है कि इस सोसाइटी के कैरेक्टरिस्टिक्स बताना बहुत जरूरी है, नहीं तो ये कहानी कमजोर पड़ जाएगी. कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसे कि वो एक ऐसी सोसाइटी है जहाँ पे कभी कोई बिल्डिंग कभी खत्म नहीं होती. वहाँ पे एक बिल्डिंग को हमेशा थोड़ा सा स्कोप छोड़ा जाता है कि इसको और थोड़ा सा इम्प्रूव किया जा सके. वहाँ के जो आर्टिस्ट हैं वो अपनी आर्ट को कभी खत्म नहीं करते. दे लीव इट फॉर द नेक्स्ट जनरेशन टू कंटिन्यू टू मेक इट इवन बेटर देन दैट इज ऑलरेडी टुडे. और वहाँ पे लोग ग्रोथ को मनी से जज नहीं करते हैं. रादर उस सोसाइटी के जो लोग हैं उनके चेहरों पे, उनकी बॉडी पे मार्क्स बनने शुरू हो जाते हैं विच शोज एक्सपीरियंस. एक्चुअली इसका रेफरेंस मुझे, जैसे हमारे बड़े बूढ़े लोग बोलते हैं कि हमारे माथे पे लकीरें ऐसे ही नहीं आई हैं, तो वहाँ से मुझे वो आइडिया आया कि उनके बॉडी पे टैटूज जैसे बनने लग जाते हैं व्हेनेवर दे आर ग्रोइंग इंटरनली. जब वो कुछ नया कर रहे हैं, नए एक्सपीरियंसेस गेन कर रहे हैं, तो दे एट सम पॉइंट व्हेन दे डिलीनिएट फ्रॉम दैट पाथ कि हम ये कर ही क्यों रहे हैं, उनको लगा कि हम जो अपना समय आज खाने पीने ये सब चीज़ों में कंज्यूम कर रहे हैं, कैन वी undo it and rather use even that time also to make ourselves better or to grow further. But the definition of growth is gone.
तो जब ऐसा हुआ तो ये प्रोसेसेस हुए, एक प्लेग आया जिसका उनके पास आंसर नहीं है. सो द लास्ट पर्सन who underwent that process, he comes to earth, and that too in India. Why India? That is also, they were pretty good researchers. Random नहीं थे वो, अगर हमसे आगे थे तो रिसर्चर्स तो थे. तो इंडिया क्यों आते हैं उसके पीछे एक रीजन है, कहानी है. इंडिया में फिर वो कहानी आगे बढ़ती है. तो ऐसे बहुत सारे जो स्टोरीज हैं, बहुत सारे अलाइंड स्टोरीज हैं जो उन 40 घंटे में कंप्रेस होता है. तो ये मेरे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था कि कोई भी कंपोनेंट इस नॉवल का ऐसा फील नहीं होना चाहिए कि इसको बस ऐसे ही लिखा गया है. तो उसको एक इकोसिस्टम में कन्वर्ट करना, जैसे हम बहुत सारी मूवीज देखते हैं, वो एक डेफिनेटली एक चैलेंज था. बट आई एम ग्रेटफुल कि वो हो पाया और ये बुक आज एक फुल फॉर्म में है. वेरी नाइस. इसमें एक मे बी आई थिंक मे बी फॉलो अप क्वेश्चन है. यू मेंशन दैट द ग्रोथ हैज सम रिपरकर्सर एंड देन दे वांटेड टू मे बी आई थिंक चेक व्हाट इज द रीजन बिहाइंड द मे बी आई थिंक इल फेट. इन जनरल भी देखा है तो सोसाइटी में ऐसे ही रहता है ना. यू हैव अ सर्कल, राउंड सर्कल, यू ग्रो, you make the mistake, and then the mistake becomes bigger, and then your degrowth starts, and then you again back to the zero, and then the circle happens. In general society by and large ऐसे ही मूव करती है सदियों से भी. अभी के करंट सिनेरियो को अगर मैं जस्ट जक्सटापोज सिचुएशन पे लेके आऊँ, हम लोग अभी जैसे तुम अभी मेडटेक पे तुमने काम किया, एनर्जी एफिशिएंसी सस्टेनेबिलिटी पे काम किया, अभी कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी देख रहे हो. करंट सिनेरियो में एक ग्रोथ इंजन जो अभी जुड़ा हुआ है वो एआई का है ना. इट इज गोइंग टू इम्पैक्ट ऑलमोस्ट एवरी सेक्टर 100%, है ना. तो अब जहाँ पे मेडिकल की बात कर रहे हैं, हेल्थ केयर पर्टिकुलर सेक्टर, और लॉट ऑफ अदर सेक्टर्स जैसे बीपीओ हो गया, यू वर्क विद द कस्टमर एक्सपीरियंस, द एआई इज चेंजिंग द कस्टमर एक्सपीरियंस लाइक एनीथिंग. एग्जैक्टली, है ना. तो मतलब इसमें थोड़ा सा बात करते हैं. इसमें एक जो ग्रोथ वर्सेस डी ग्रोथ का जो मॉडल है वो ये भी है. जैसे रिसेंटली आई थिंक यस्टरडे आई वाज इन लखनऊ, वन ऑफ आवर colleagues, he showed his fear in terms of what will happen if the AI will be used too much, whether the maybe his requirement within the organization will be questionable or not. Yeah. That is one question. Similarly, for AI integration with lot of such new age requirements, जैसे मेडिकल में तो बहुत सारी requirements के आसपास हो रही हैं. How do you see this market growing as a threat, or this technology growth as a threat to the maybe mankind? Particularly, let us take the healthcare as a sector first. मुझे first of all, I am very grateful to have worked upon at the top of some of these technologies that you've mentioned. तो मैं तो खुद काम कर रहा हूँ, especially जो customer experience में या around language या analysis, तो इस तरह की चीज़ों पे मैं काम कर रहा हूँ. तो as a practitioner, my immediate thought goes कि efficiency बहुत बढ़ा देती है चीज़ों की, but आप एक you're looking from a different lens के जैसा आपके फ्रेंड ने वो फियर शो किया, तो बिल्कुल जायज़ है. मुझे लगता है ये एकदम करेक्ट है वो फियर का होना, क्योंकि टेक्नोलॉजी ने, एआई ने हमारे बहुत सारे कामों को, जैसे हम भी कोई काम जो पहले एक हफ्ते में करते थे, तो नाउ वी कैन डू दैट हार्डली इन मिनट्स नाउ ड्यू टू सम टेक्नोलॉजीज दैट वी हैव बिल्ट. तो मुझे बस, लेकिन ये एक ये भी चीज लगती है, तुम्हारी बुक है 40 आवर्स और 4 आवर्स होनी चाहिए. वो नहीं हो पाएगा क्योंकि यहाँ पे हम ह्यूमन की बात कर रहे हैं, Right. और ह्यूमन ट्रांसफॉर्मेशन के पीछे एक 40 आवर्स का या 40 उनका एक पीछे एक पूरी साइंस भी है. बट एनीवेज आई विल नॉट गो इनटू दैट. बट ये जो फियर है, इनको इनसे भागना
सही नहीं है, मुझे ऐसा लगता है. राइट, रादर इनको अडॉप्ट करना बहुत ज़रूरी है. वेरी गुड पॉइंट. कि हम उसको अडॉप्ट कैसे करेंगे, हम अपने आप को ये अपने उस काम को कैसे बेहतर कर सकते हैं जिसको एक इंसान को करने की ज़रूरत नहीं है. तो वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है, ना कि उससे डरना. तो बाकी कहने को तो आई थिंक देयर आर मास्टर्स हु कैन टेक द AI क्लास एंड एवरीथिंग, बट दैट्स नॉट आई एम हियर फॉर टुडे. बट सिर्फ मैं इतना ज़रूर कहना चाहूँगा कि व्हेन इट कम्स टू यूजिंग AI एज योर एडवाइजर, it's doing a great job. But when you need AI to make decisions and then further act upon those decisions, that's where the real fear comes, and that's where you'll always need human. कम ह्यूमन की जरूरत हो सकती है, बट वो जो गार्ड रेल्स हैं कि कौन से एक्शंस और कौन से डिसीजंस को ह्यूमन के थ्रू जाना चाहिए, वो एंटरप्राइजेस सबसे ज्यादा वहां पे फियर करती हैं. और असली ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम बोथ पर्सपेक्टिव कि ऑन दिस साइड ऑफ द स्पेक्ट्रम एक ह्यूमन को अपने आप को आई वुड से रीइमेजिन करना है कि व्हाट मेक्स मी ह्यूमन. और सिमिलरली हमको जहाँ पे AI एडॉप्शन अभी लिमिटेड है, उनको भी ये देखना है कि हम कैसे AI को एक्शनेबल बनाए. तो आई थिंक वो मिडिल ग्राउंड इज वेयर द मोस्ट I want to use the word awesome here. The most awesome transformation of our times will come in that middle ground, जहाँ पे हम actions और decisions को भी empower कर सकें through both the parties involved. Very good point. इसमें एक चीज़ है, जैसे हम लोग बात कर रहे थे ग्रोथ से रिलेटेड, द फॉलो अप पॉइंट दैट आई आस्क्ड, जनरली क्या है कि जो टेक्नोलॉजी इंटरवेंशंस आते रहे हैं, पहले भी आते रहे हैं. जब कंप्यूटर आया तो लोगों को फियर हुआ, पीपल एम्ब्रेस्ड एंड अडॉप्टेड. बट AI इज रिवोल्यूशनरी. उसमें जो स्पीड प्रेडिक्शन था पहले, वो सब चीज़ें सब चेंज हो गई हैं. तो इसीलिए मतलब अनप्रेसिडेंटेड जो ग्रोथ है इन टर्म्स ऑफ एडॉप्शन ऑफ द AI इन डिफरेंट सेक्टर्स, वो कोई प्रेडिक्ट नहीं कर पा रहा है. Nobody is knowing कि कब जाकर के कहाँ पे मतलब इसका जो इंटीग्रेशन है कितना डीप हो जाएगा. अभी रिसेंटली आई थिंक देयर वाज वन पेपर दैट आई वाज गोइंग थ्रू, और उसमें यह था कि मतलब देयर वाज वन मे बी बिहेवियरल बेस्ड डिसीजन दैट द AI और द रोबोट इटसेल्फ टुक इन टर्म्स ऑफ कि हमें मतलब वो डिसीजन जनरली मान के चलते हैं कि वो उसको नहीं लेना था, बट इट केम फॉरवर्ड विद दैट क्वेश्चन. और फिर तो इस तरीके से, तो अगर उसमें बिहेवियरल क्वेश्चन जहाँ पे हम लोग लगता है कि वो ह्यूमन इंटरवेंशंस की जो ज़रूरत है, वो फीलिंग, इमोशंस, टच, वो सब चीज़ें भी अगर वो करने लग जाएगा तो फिर जो इसका ग्रोथ मॉडल है वो तो मल्टीप्लायर इफेक्ट को ला देगा. हाँ. तो व्हाट इज़ द स्पीड दैट यू सी, कितनी ज़्यादा तेज़ी से ये वर्ल्ड चेंज हो जाएगा. हम 2026 में बैठे हुए हैं. What do you think कि 2030 में कितना मतलब बड़ा इफेक्ट होगा? जो इजी डिसीजंस हैं वहाँ पे डेफिनेटली AI आने वाला है. AI is coming way faster than any of us had imagined. Right. But मुझे अभी भी I still truly feel कि ऑर्गेनाइजेशंस को ये भी समझ में आ चुका है कि I'll take just imagine this is you have your own house. Your house is full of data, and you give unlimited access to your house to AI at all times. कि आप आओ, एक्सेस करो और मेरे डिसीजंस को हेल्प करो. अब I will not even go into data security, privacy, regulations, all those issues. But you see for yourself ये अपने आप में कितना बड़ा रिस्क है. तो ये करना आसान है. What's difficult? कि आपको पता चला कि मुझे ये काम AI से कराना है. Something happened. Some event happened. Now something should trigger. Then only when the context is present. Okay, this is something that I want to do with AI. Context is present. Now AI should act.
and it should access not your entire house, only those rooms where it has relevant data particular to that context, that too with applied guardrails which you have already given. Then if again checking confidence high or risk high, if risk is high or confidence is low, then it should trigger what we call as HITL, human in the loop, and then the human should make a call on the decision that the AI was recommending. So this is the safe way where AI is actually can be applied with this clarity. तो ये तो जरूर आएगा 2030 तक, और ये आसान डिसीजंस के लिए आएगा, क्योंकि एक ये भी ट्रुथ है कि जो आपने बताया कि जब AI सडनली, वी नो AI सडनली बिकम इमर्जेंट, हेलुसिनेट करने लगता है, तो वी वांट इट टू बी डिटर्मिनिस्टिक. तो वो डिटर्मिनिस्टिक स्टेट में लेके आना इज, आई बिलीव, अगर वो जहां जहां पे पॉसिबल है वहां तो AI इज डेफिनेटली कमिंग टू ऑल आवर जॉब्स. राइट. बट अगेन मुझे अब मैं थोड़ा लेखक की तरह बात कहूँगा कि जैसे सोसाइटीज ने अडॉप्ट किया है, मुझे फिर लगता है कि सोसाइटीज विल अडॉप्ट. आई एम genuinely a forward looking person. मुझे लगता है कि societies will adopt, and eventually it will lead us to a better position than we are today. So I also feel that as well. I mean, what else can we do? नहीं, वो तो that is for sure. हम अपने prediction ऐसे तो नहीं बोल सकते हैं कि ये आ जाएगा और हमारा doomsday भी आ जाएगा. हाँ. तो that is impossible to maybe I think to expect from us to imagine. मुझे लगता है कि हम हमेशा ही फॉरवर्ड लुकिंग या पॉजिटिव वाइब्स के साथ ही सोचेंगे कि हाँ, हम कुछ ना कुछ तो मॉडिफाई कर ही ले जाएंगे. सेकेंड पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू द कस्टमर एक्सपीरियंस, है ना, जहाँ पे हम लोग AI का इंटीग्रेशन बहुत तेजी से करने की बात कर रहे हैं, और शायद कंट्री लाइक अस जहाँ पे बहुत सारा जो BPO बेस्ड बिजनेसेस हैं उनको भी बहुत बड़ा मतलब आई थिंक चैलेंज होगा गोइंग फॉरवर्ड. बट देयर आर अदर इश्यूज और नुएंसेस आई वुड से, बिकॉज जैसे आपने AI को कमांड दे दिया कि कस्टमर का एक बार लॉगिन हो दिया, उसने आपको एक्सेस दे दी, देन यू कीप कॉलिंग नॉट बाय द मैनुअल इंटरवेंशंस बिकॉज यू हैव द AI नाउ, एंड देन यू जस्ट मेक द शेड्यूल कि आपको 2 दिन के बाद उसको हर बार फोन करना है टू चेक फॉर द रिस्पॉन्स. वहाँ पे कस्टमर एक्सपीरियंस जैसी चीज़ें कंप्रोमाइज होने के चांसेस थोड़े से ज़्यादा हैं. व्हाट इज़ योर पर्सपेक्टिव, बिकॉज यू वर्क इन द स्ट्रेटजी एरिया? ये तो यहाँ पे ये एक प्योर कस्टमर स्ट्रेटजी का ही एंगल है. तो मुझे लगता है कि अगर इवन इन 2026 इफ समवन इज स्टिल डूइंग दैट, not a good strategy. They are definitely not doing it the right way. जब भी हम कोई इस तरह की स्ट्रेटजी डिवाइस करते हैं तो यहाँ पे एम्पैथी और डिजाइन थिंकिंग का एक बहुत बड़ा रोल प्ले है. अगर हम खुद अपने आप को उस सामने कस्टमर के शूज में नहीं देख पा रहे हैं कि अगर व्हाट इफ आई वर अ कस्टमर एंड आई वुड हैव बीन रिसीविंग दिस एक्सपीरियंस अगेन एंड अगेन, आई एम जस्ट गोइंग टू cut all my ties with this brand. So I think on that part we are sorted. I think that's not the right way to do it. And also you also mentioned that BPOs are gonna be challenged. I think slightly differently. I think they are going to be more empowered. क्योंकि human angle कभी खत्म नहीं होने वाला है. जब भी कोई, whenever something, everyone loves AI, everyone loves technology, deep tech, सबको बहुत पसंद है, बहुत fascinating लगता है, मजा आता है. But the moment something fails, as a customer, you want to talk to a human. Don't give me, take an example from chatbots. Hey, tell me where's my order? And chatbot, thank you for your query. Thank you for your query. Like, again, I'm not going to the dynamics of that, but your inner call is speak to someone like you, a human. So humans are definitely not going
anywhere for sure from the CX and BPO world, but yes, their work is going to become more human than it has been. तो humans की use अब more complex problems के लिए होगा. That also means कि वो लोगों की ज्यादा गालियां सुनेंगे क्योंकि जितना कॉम्प्लेक्स इश्यू तो कस्टमर उतना ही ज्यादा परेशान भी हो सकता है. एंड जब वो ऑलरेडी उतनी परेशानी अगर फील कर चुका है तो दैट मीन्स दे विल गोना रीच टू अ ह्यूमन विद मोर एंगर. तो now you see, this is everything is going by design into the system, but still you need a human. Now we have to make their jobs also easy on the other side of the table. कि मैं next time when you receive a call from an agent, from a customer service person, and how we are behaving with that person, just try to think कि हर रोज और कितने लोग ऐसे behave करते हैं. तो you are still talking to me. तो कई बार हम वो भी भूल जाते हैं. But anyways, we are slightly diverging here, but yeah, I got your point. I think what you are saying that humans का जो रोल है वो बना ही रहेगा. yes, Certainly जो बिल्कुल repeated call jobs हैं जहाँ पे लगता है कि human actually are being exploited, they are supposed to be replaced by the machines, वहाँ पे शायद इस चीज़ को replace किया जाना चाहिए और किया जाएगा. That is for sure, है ना. Recently Vineet, I was just maybe I think going through one video and then where जो हमारे IT मिनिस्टर हैं, रेलवे मिनिस्टर भी हैं, अश्विनी जी, उन्होंने भी एक चीज़ बोली वहाँ पे कि इंडिया इज बिकमिंग हब फॉर इन Davos. और उन्होंने बताया कि इंडिया इज बिकमिंग हब ऑफ AI डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़. एप्लीकेशन बेस्ड एक्टिविटी 100% बहुत ज़्यादा होंगी वहाँ पे. बट सर्टनली इंडिया इज़ ऑल्सो ट्राइंग द जो इंडिया बेस्ड जैसे अगर सोवरेन AI सिस्टम बन रहा है उसके लिए गवर्नमेंट अपनी तरफ से एफर्ट लगा ही रही है. बिकॉज कहीं ना कहीं वो भी एक तरीके की थ्रेट है कि एवरी थिंग इज कमिंग फ्रॉम maybe other countries. That is a threat to the nation which is going to one of the top 3 economy in the world in going forward scenarios. तो वहाँ पे जो application based component है, what he mentioned very correctly कि बहुत सारे नए innovations हुए हैं in last 100 years, but we have seen that these innovations might be used or utilized by the countries like India, जहाँ पे एप्लीकेशंस की अपनी बड़ी वैल्यू है. तो जहाँ पे इन्होंने इनोवेट किया वहाँ पे उतना यूज ना हो करके हमारे देश में ज़्यादा हुआ बिकॉज वी हैव दैट डेमोग्राफी मे बी एज ए एसेट. हाउ डू यू परसीव दिस स्टेटमेंट गोइंग फॉरवर्ड इन टर्म्स ऑफ इट्स इम्पैक्ट? सर्टनली हमें एक सोवरेन मॉडल तो चाहिए ही चाहिए, बट एप्लीकेशन का यूसेज भी हम लोगों ने देखना शुरू कर ही दिया है. एक तो चैलेंज है जिसमें कि हम लोग ये भी बात कर रहे हैं कि हमारे पास में डेमोग्राफी डिविडेंड है या एक एसेट है, और फिर अगर हम एप्लीकेशंस यूज करेंगे तो मतलब देयर इज अ काउंटर आर्गुमेंट, जैसे तुमने अभी भी बोला कि लोगों को एम्ब्रेस करना होगा, दे हैव टू अपस्किल एंड दे हैव टू लर्न हाउ टू यूज इट एंड देन कोई चैलेंज नहीं होगा. बट अगर एप्लीकेशंस का नंबर बहुत बढ़ जाता है तो डेमोग्राफी में जो रिक्वायरमेंट है इन टर्म्स ऑफ गिविंग द जॉब टू द स्किल्ड पर्सन, वो भी एक चैलेंज होगा. बट डेवलपमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से हाउ डू यू परसीव द इंडियन मार्केट वर्किंग इन द AI एज अ डोमेन? I am a big believer that India is ready from मुझे upstream जो AI की जो पूरी चेन है उसमें जो अपस्ट्रीम रिक्वायरमेंट्स हैं उनकी मुझे बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है, बट डाउनस्ट्रीम एप्लीकेशंस की जिसकी आप बात कर रहे हैं, आई थिंक आई हैव लिटिल बिट ऑफ नॉलेज ऑन दैट पार्ट. तो मुझे ऐसा लगता है कि हमारे पास बेस बहुत अच्छा है. और आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आई एम गोना रेफरेंस जब ये 1970s और 80s में जब कंप्यूटर का जब युग या जमाना जब आ रहा था, तो एक बहुत बड़ा चैलेंज ये भी था
कि हम मशीन बना के बेचना तो चाहते हैं, बट क्या कंप्यूटर के यूजर्स भी हैं? तो आई थिंक आइदर HCL एंड सिमिलरली अदर पीपल ऑल्सो दे स्टार्टेड लुकिंग एट द एंटायर इकोसिस्टम कि हमको अगर कंप्यूटर बेचना है तो उसके यूजर्स भी बनाने पड़ेंगे। यूजर्स आएंगे जब उनको एजुकेशन दी जाए। तो आई थिंक ऑर्गेनाइजेशंस लाइक NIIT ये तब फॉर्म होना शुरू हुए, और उसके बाद से आई थिंक इंडिया हैज नेवर लुक बैक। हमारे पास डेमोग्राफी इतना बड़ा है। आई नो दैट देयर इज अ सेक्शन ऑफ सोसाइटी जिसके पास अभी उसकी भी एक्सेस नहीं है, बट क्योंकि हमारे पास डेमोग्राफी डिविडेंड इतना बड़ा है, इतने बड़े स्केल पे है, पीपल इन वन वे और द अदर दे हैव बीन पार्ट ऑफ द सर्विस इकोसिस्टम। हमारी लगभग 70% GDP कम्स फ्रॉम देयर। तो इतने सारे लोगों के पास जब बेसिक कंप्यूटर की नॉलेज आई, उसके बाद में उनको टेक या कोडिंग की नॉलेज आई, फिर उसके बाद में देयर वर थिंग्स टॉक्स अबाउट एनालिटिक्स, एंड नाउ हम AI के एरा में आए हैं। तो इंडिविजुअल लेवल पे अगर आप देखेंगे तो आपको वो स्किल्स थोड़ी बिखरी बिखरी नजर आएंगी, बट व्हेन यू लुक एट द नेशन होलिस्टिकली तो आप बेस देखिए वो ऑलरेडी बहुत स्ट्रांग है। वो 2 साल पुराना है, 3 साल पुराना नहीं है। ये कम से कम 50 साल पुराना बेस है, 40 साल पुराना बेस है। तो इट टेक्स लॉट ऑफ years to take your this large section of populace to reach to that level, like collectively. तो वो इंडिया के पास बहुत स्ट्रांग है, because we have been working in computer, software, IT, तो वो अपने आप में बेस बना हुआ है। वेरी गुड पॉइंट, मुझे भी लगता है कि ऐसा ही है। एक और पॉइंट है, जैसे पब्लिक सेक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें, प्राइवेट सेक्टर तो अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो भी टेक्नोलॉजी अवेलेबल है उसके हिसाब से अडॉप्ट कर ही लेगा। दैट इज फंडामेंटली यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट इज ऑलवेज। पब्लिक सेक्टर का भी जो इंक्लिनेशन है टुवर्ड्स द AI इंटीग्रेशन वो बहुत ज़्यादा है आज के समय में। उसका रीज़न भी है इन जनरल, जस्ट बिकॉज वी आर सो मच इन नंबर, हमारे पास में देखा है तो हर चीज़ की डेटा एज ए वैल्यू अवेलेबल है। और इसीलिए शायद पहली बार इस तरह से जो इंटीग्रेशन ऑफ द AI विद लॉट ऑफ पब्लिक सेक्टर मे बी ऑर्गेनाइजेशंस we have started seeing it now. I think it means that they have already started maybe I think a year or couple of years back as well. Yeah. है ना? तो उस तरीके से what do you see? ज़्यादातर केसेस में क्या है, they are sitting on the data but the data is not being used. Yeah. Maybe I think for the further maybe inferences or output or further applications which are डाउनस्ट्रीम शायद कन्वीनियंसेस या ईज क्रिएट करने के लिए बहुत ज़रूरी है। व्हाट इज़ योर अंडरस्टैंडिंग इन पर्टिकुलर एरिया? सर्टेनली AI इंटीग्रेशन या एम्ब्रेसमेंट तो ज़रूरी है ही है, बट गोइंग फॉरवर्ड व्हाट वुड बी द इम्पैक्ट? दैट इज़ माय क्वेश्चन। तो पब्लिक सेक्टर की हम जैसे मुझे पब्लिक सेक्टर में भी मेरी अंडरस्टैंडिंग थोड़ा सा लिमिटेड है, बट आई अंडरस्टैंड द डेटा लेयर। तो मुझे ये बिल्कुल लगता है कि वो उसकी अवेलेबिलिटी है, बट एक तो डेटा हर इकोसिस्टम में अपने साइलोज में है। अब उन साइलोज से वो एक सिंगल प्लेटफॉर्म पे लेके आना, फिर उसके बाद उसको AI के थ्रू या किसी भी टेक्नोलॉजी के थ्रू उसको फास्टन अप करना, वो अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज है। बट इस सब के अलावा मुझे लगता है पब्लिक सेक्टर में सिर्फ ये नहीं देखना होता कि हम efficiency is not the first rule of thumb. Rather, आप ग्रीनट्री जैसे एक सस्टेनेबिलिटी ऑर्गेनाइजेशन है, तो जो भी एक्शंस हम आज उस डेटा के थ्रू ईज करना चाहते हैं, क्या वो सस्टेनेबली एग्जिस्ट कर सकते हैं फॉर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, और उसके इम्पैक्ट क्या होंगे? तो मुझे लगता है कि वो इम्पैक्ट आना बहुत ज़रूरी है। इसका एक फ्लिप्ड एंगल भी है, एंड देन वी कैन यूज द करोलरी टू पब्लिक सेक्टर। आई हैव बीन इन स्पीकिंग विद सम ऑफ द स्मॉलर ऑर्गेनाइजेशन, तो जो SMEs हैं या जिन्होंने प्राइवेट सेक्टर में जिन्होंने अपनी निश बनाई हुई है,
let's say they created some product which is doing a really, really phenomenal job. But now they also want to adopt AI to make it either even better, to reduce their cost, to increase their revenue, whatever. But they fear. And what is the fear? What if they bring one of the large AI companies to their house? They supply their data to them, and for some time, yes, this niche small company benefited, but in a very short span of time, a big organization can easily launch that as a click feature of their ecosystem. Now that SME is rendered useless by a hyperscaler or a larger company. So now these smaller companies are facing this dual challenge, that on one hand, they also need capital, efficiency and everything to sustain and do better, be better. But at the same time, they are also fearful. How can they maintain their relevancy if AI can help them copied, or AI can just make them useless at a grand scale. तो ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है. तो सिमिलरली मुझे लगता है कि पब्लिक सेक्टर को भी एक ये फियर जरूर होगा कि हमारा डेटा किस तरह से डाउनस्ट्रीम एप्लीकेशंस में यूज होगा. तो एक वो भी एक एंगल है. बट क्या करना चाहिए ऐसी कंपनीज को अगर वो ग्रो नहीं, बिकॉज होता क्या है कि बहुत सारी ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं which have the legacy knowledge. Yes. है ना? To jump from this level to the next level, the legacy knowledge has to have a maybe AI layer और सॉफ्टवेयर लेयर कुछ तो हो जाए ताकि वो नॉलेज को एक प्रोडक्ट की फॉर्म में बिल्ड हो सके. बिल्कुल, है ना? तो अगर वो नहीं करेंगे तो वो उसी तरीके से चलते रहेंगे. देखिए, नहीं करेंगे तो वो पीछे जाएंगे. हाँ. और कैसे करेंगे, करना तो है, बट कैसे करना है वो, मैं एक AI स्पेशलिस्ट तो नहीं हूँ, बट जितना मुझे मेरी समझ ये कहती है कि नहीं करना इज ऑल्सो नॉट एन ऑप्शन. करना तो है, बट हाउ डू यू मेक दैट enabled in your environment, in your ecosystem, with the right guardrails, so that it remains sustainable for you as a business also. That's the real beauty. तो उसके लिए आपको ऐसे पार्टनर्स, ऐसे टेक्नोक्रेट्स, ऐसे स्ट्रेटेजिस्ट की जरूरत पड़ेगी जो आपको आपके उन एम्बिशंस को अचीव करने में हेल्प करें. बट नहीं करना इज डेफिनेटली नॉट एन ऑप्शन. You have mentioned very clearly that करना तो है ही है. They need to have a certain guardrails. चैलेंज क्या है कि ज़्यादातर केसेस में हमारे यहाँ MSME सेक्टर बहुत ज़्यादा बड़ा है. Yes. It's a huge sector, Exactly. contributing close to 30-35% of the GDP, और वो लाखों के नंबर में है. तो उनके लिए क्या है कि वो जो इंटीग्रेशन है विद द गार्डरेल प्रोविजन करने वाला, वो भी एक कॉस्ट के साथ आता है. Yes. वो कॉस्ट अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं आज के समय में भी, बिकॉज ऐसा नहीं, जैसे मुझे लगता है कि सम ऑफ द SMEs दे ऑल्सो टॉक टू अस because and then they ask us to maybe I think bring along with with some AI solution provider. Yeah, naturally. And then help them, but the moment there is a cost involved, फिर वो even the initial cost के लिए भी तैयार नहीं हो पाते हैं. They take more time to understand the ROI and these calculations, which generally I think when you get into that, maybe I think the frame of mind in terms of understanding, and then you can calculate what would be the return. पहले तो रिटर्न कैलकुलेट करना ही मुश्किल है. तो वो जो स्ट्रेटजी एडवाइजर की तरह, मतलब क्या तुम्हारी सजेशन है कि वो मेरे पास 2 लेयर में इसका आंसर है. हाँ प्लीज. फर्स्ट लेयर इज कि अभी जो इस AI इकोसिस्टम को इनेबल करने वाले लोग हैं, यूजुअली बहुत बड़े लोग या बड़ी कंपनियां उसको कंट्रोल कर रहे हैं. तो हमने यू ऑल्सो सीन कि प्रोडक्ट, SaaS, ये सब बिजनेस मॉडल अभी तक चल रहे थे, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस. अब ये मॉडल फ्लिप हो रहा है. SaaS के बाद में सब लोग प्रोडक्ट और प्लेटफॉर्म की बात करने लगे. ये मुझे लगता है कि इंडिया की जितनी भी IT फर्म्स हैं, they have all gone through this. सबसे पहले सब लोग सर्विस प्रोवाइड करते थे, then they started talking of product and platform, क्योंकि वहाँ पे मार्जिन्स ज़्यादा होते हैं. You can sell that repeatedly.
अब वापस से सर्विस एज अ प्रोडक्ट या उस AI एज अ सर्विस को SMEs के लिए इनेबल करना, आई थिंक बहुत सारी छोटी छोटी AI firms are gonna start mushrooming and we need them. तो कई बार कंपटीशन एक इकोसिस्टम को इनेबल करने में हेल्प करता है. आई थिंक दैट्स व्हाट्स गोना हैपन इन इंडिया फॉर श्योर. बहुत सारे छोटे छोटे AI एज अ सर्विस प्रोवाइडर या सर्विस एज अ प्रोडक्ट प्रोवाइडर इस तरह से इनेबल करने वाले लोग आएंगे. तो सप्लाई साइड से एक ये चेंज जरूर होगा. I truly believe that. अब मैं डिमांड साइड पे बात करता हूँ, तो आई विल टेक द एनालॉजी फ्रॉम योर बिजनेस ओनली. तो आई थिंक जब 2008 के बाद में जब रिसेशन आया, तो यू आर अ बेटर एक्सपर्ट देन आई एम बाय एनी मींस. तो सडनली 2008 के बाद में जब इकोनॉमी डाउन गई, तो उसके अराउंड ही लोग एनर्जी एफिशिएंसी सस्टेनेबिलिटी की बात एकदम से बढ़ गई थी. उसके पीछे बहुत सारे रीजंस थे, मैं उसमें नहीं जाऊंगा. बट लोगों के तब भी लोग यही बोलते थे कि हमारे पास पैसा तो नहीं है ये इनेबल करने के लिए. तो बहुत सारे नए नए फाइनेंसिंग मॉडल्स, बहुत सारी नई नई फाइनेंसिंग ऑर्गेनाइजेशंस डेवलप होना शुरू हो गए, जिसमें एक बहुत पॉपुलर मॉडल था बूट, बिल्ड ओन ऑपरेट ट्रांसफर. वो शायद आज भी मुझे लगता है बहुत सारी ऐसी कंपनीज जो बैंक नहीं है बट दे एक्ट लाइक बैंक्स. They will invest money on your behalf in their own solution and they will bring them to you. And now over the time when you get the ROI and then you can transfer. Those kind of arrangements. I think बहुत सारे PPP models इस तरह exactly बनने शुरू हुए थे. तो I also think मुझे ऐसा लगता है कि इस तरह के कुछ innovative financing models evolve होंगे जो अब तक हमने अनप्रेसिडेंटली इस मतलब सॉफ्टवेयर या सर्विसेज इकोसिस्टम में नहीं देखे हैं, जहाँ पे जो हमारे कॉन्ट्रैक्ट्स होंगे वो पेबैक की बात एफिशिएंसी इम्प्रूवमेंट से करने लगेंगे. तो ये यूजुअली हमने फिजिकल प्रोडक्ट्स के केस में देखा है. हमने सर्विस या AI प्रोडक्ट्स में हमने कभी नहीं सुना. बट आई थिंक के SMEs को अगर नॉच अप करना है तो उनको AI को अडॉप्ट करना पड़ेगा. बट एट द सेम टाइम ये जो ऐसे सप्लायर्स आएंगे उनको ऐसे फाइनेंशियल मॉडल भी इनेबल करने पड़ेंगे सो दैट दे कैन आल्सो अडेप्ट एंड मूव फॉरवर्ड. Okay. Vineet, a very good point that you have raised. Maybe I think I'll also try to highlight one more sector. मैं और तुम दोनों लोग एक रूरल एरिया को भी बिलोंग करते हैं. क्या लगता है कि कितना जो है वो रूरल सेक्टर इन इंडिया, चाहे वो एग्रीकल्चर हो या छोटे MSMEs या इस तरह की जो इंडस्ट्रीज़ हैं जो वहाँ पे काम कर रही हैं, उनको कितना इम्पैक्ट पड़ेगा AI एज ए न्यू एंट्रेंट इन द मार्केट से, या रूरल कितना अपलिफ्ट हो जाएगा? एक तो चैलेंज हमेशा ही बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है कि वो रूरल एक से जो माइग्रेशन है अर्बन के लिए आ रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ द बेटर एस्पिरेशंस, है ना. तो वो अगर वो ऐसा कुछ हो जाए कि इस तरह की न्यूअर टेक्नोलॉजी से उस एरिया में फोकस एफर्ट लगाए जाए, डू यू थिंक दैट द रिवर्स माइग्रेशन कैन हैपन? इसके ये बहुत ही लेयर्ड क्वेश्चन है और मुझे लगता है ये एक अकेला जस्ट दिस वन क्वेश्चन डिजर्व्स अ पॉडकास्ट विद 4-5 people from each domain. बट ये अगर हम हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के प्रिंसिपल्स की भी बात करें तो ये एक अराजकतावादी जो सोच मुझे लगता है गांधी जी ने इसकी बात करी थी. तो उन्होंने बात की थी कि विलेज लेवल पे एक ऐसी इकोनॉमी हो जो अपने आप में सेल्फ सस्टेनेबल हो. तो आपने बिल्कुल सही बोला कि अर्बनाइजेशन का दौर जो शुरू हुआ, क्योंकि बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस ने उनके लिए उनके पास भी कॉस्ट कंस्ट्रेंट है, वो लिमिटेड जगह पे ही ऑफिसेज बना सकते थे, तो शहरों का विकास ऐसे ही शुरू हुआ. बट बिल्कुल सही बात है, आई ट्रूली बिलीव, मुझे ऐसा लगता है कि छोटे छोटे SMEs अगर इंडिया की इकोनॉमी को आगे बढ़ना है तो डिसेंट्रलाइजेशन बहुत ज़रूरी है और ये होगा. और ये सिर्फ हमारे ये सिर्फ इकोनॉमी में नहीं हो रहा है, ये हमारी सोच में भी हो रहा है.
अगर आप जेन जी आपके एम्प्लॉयज हैं, आप उनसे भी बात करेंगे तो यू विल सी कि अब एस्पिरेशंस इज नॉट टू बिकम अ बिलियनियर. It's about people have started talking of the balance. Yes, they want money, good money, but they are also talking of balance. उनके अंदर वो एस्पिरेशन नहीं है that I want to become the next billionaire. सब कुछ अपना छोड़ के. तो ये कब पॉसिबल है? जब बहुत सारे से मिलेनियर्स निकल के आए या बहुत सारे छोटे बिजनेसेस बन के आए. तो हमको ये अपने घर के आसपास उनके अपने शहरों में निकल के आए. तो और एआई एक वहाँ पे एक बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा इन एनी टाइप ऑफ द बिजनेस, चाहे वो फार्मिंग का ही क्यों ना हो. हम देख ही रहे हैं ड्रोन टेक्नोलॉजी का कैसे यूज हो रहा है, कैसे लैंड एरिया को हम जज करते हैं. तो ये सब कुछ पॉसिबल है. एक और क्वेश्चन है, जैसे अभी रिसेंटली व्हाट वी हैव आल्सो नोटिस्ड, देयर आर लॉट ऑफ ह्यू एंड क्राई इन टर्म्स ऑफ द जॉब मार्केट. जो फ्रेश ग्रेजुएट्स हैं उनके लिए जॉब के चैलेंजेस हो रहे हैं. इवन द स्टूडेंट्स इन द सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री, स्टूडेंट इन द कंप्यूटर साइंस एज ए कोर्स, वहाँ पर भी इश्यूज आ रहे हैं. और देयर आर लॉट ऑफ मे बी बिग साइज कंपनीज नेशनली या डोमेस्टिक मार्केट में या इंटरनेशनली, दे आर जस्ट कि हम 10,000 लोगों को निकाल रहे हैं. इट ऑल्सो क्रिएट्स द फियर इन टर्म्स ऑफ द जॉब प्रॉस्पेक्ट्स पॉइंट ऑफ व्यू. और निकाल रहे हैं जस्ट बिकॉज तो नई हायरिंग भी नहीं हो रही है या कम हो रही है. एंड दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द थिंग्स. आई वॉज देयर इन वन स्मॉल डिस्ट्रिक्ट इन यूपी yesterday, उन्नाव दिस इज कॉल्ड. वहाँ पे वी वर देयर इन द डेवलपमेंट अथॉरिटी. तो देयर वाज वन डिस्कशन जहाँ पे ये था कि चीफ मिनिस्टर की तरफ से उनको आया कि हाउ द डिस्ट्रिक्ट इज गोइंग टू प्लान द 1 ट्रिलियन इकोनॉमी एज ए स्टेट. अब इस तरह के जो पार्ट हैं वहाँ पे ये चीज़ जरूरी है दैट यू हैव टू हैव अ ग्रोथ मॉडल. Yes. So that is one aspect we talk about the growth. The second aspect where your youth is not getting the maybe right placement because of XYZ reasons. तो अगर वो प्लेसमेंट नहीं होगा तो उसका जो फ्रेम ऑफ माइंड है वो डेवलपमेंटल एस्पेक्ट्स को कैसे इम्ब्रेस करेगा. सो देयर आर टू थिंग्स विच आर गोइंग इन पैरेलल. कंपनीज को जो डिपेंडेंसी ऑन द ह्यूमन रिसोर्स है वो चैलेंज है बिकॉज द न्यू टेक्नोलॉजी, और उसके कारण से फियर फैक्टर भी बढ़ रहा है. तो जो जॉब मार्केट है, मतलब व्हाट इज योर मे बी critical observation in terms of prospects of job for the youth? मुझे अभी आई फील कि अभी हम लोग एक डिसबैलेंस सिनेरियो में हैं. और सोसाइटी ऐसे ही शायद आगे बढ़ती है. इस बारे में कुछ भी जैसे कहा जाए कि जॉब इधर से घट रही है, तो अभी वो फिक्स तो नहीं है. लेकिन हाँ, राइट प्लेसमेंट की अगर मैं सिर्फ प्लेसमेंट पर्सपेक्टिव से बात करूं तो आप जिस भी बैकग्राउंड से हैं, मैं अगेन आई विल जस्ट टेक वेरी इंडिविजुअलिस्टिक पर्सपेक्टिव हियर. अपने निश को ढूंढना मतलब वो बहुत जरूरी है. अपॉर्चुनिटीज कितनी कहाँ कैसे क्रिएट होती हैं वो हमारे हाथ में नहीं होता. बट एक स्टूडेंट के पर्सपेक्टिव से regardless of which stream you belong to, टेक्नोलॉजी का एम्ब्रेस आपको सिर्फ कंप्यूटर साइंस वाले ही कर सकते हैं, ऐसा बिल्कुल भी अब ये एक हार्ड ट्रूथ नहीं रह गया है. someone I was speaking with someone from a village only, and that person told me just few days back कि अगर आपके हाथ में आज मोबाइल फोन है तो आप ये तो बिल्कुल नहीं कह सकते कि आपके पास रिसोर्सेज नहीं थे. तो मुझे ये जो प्रॉब्लम है ये बहुत लेयर्ड लगती है. ये एक इंडिविजुअल लेवल पे प्रॉब्लम है, ये डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, कंट्री, वो मतलब ये पूरे इकोसिस्टम लेवल पे एक प्रॉब्लम है. तो हर लेवल पे हर कोई इसको अपने तरीके से सॉल्व करना चाह रहा है. बट क्योंकि आपने स्टूडेंट्स की बात की, स्पेशली फ्रेशर्स की, तो मेरा इस क्वेश्चन को आंसर जो करने का तरीका है वो थोड़ा सा individualistic. I don't want to comment on the larger picture here, but how as students we create our
own niche regardless of the stream we are in, हम उसमें टेक्नोलॉजी का एडॉप्शन कैसे इमेजिन कर पा रहे हैं. तो जैसे बहुत सारे SMEs में यहाँ पे हम दिल्ली NCR के पास में जो गाजियाबाद वगैरह ये सब जो एरिया है जहाँ पे इंडस्ट्रीज हब है, तो 5 या 6 साल पहले मैं एक सर्वे के लिए गया था कि एक कुछ मैंने एक क्वेश्चन उनसे पूछा कि आपके लिए सबसे बड़ा चैलेंज क्या है. तो बहुत कैजुअल डिस्कशन था. तो लोगों ने बोला, बहुत सारे जो ओनर्स थे वहाँ पे, यूजुअली ओनर्स ही थे, कि लेबर हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज है, कि लोग हमारे यहाँ टिकते नहीं हैं. और जब मैं छोटी ऑर्गेनाइजेशन से बात की जो नॉन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, वहां पे भी उन्होंने बोला कि लोग हमारे पास टिकते नहीं है. तो मतलब उस मिड सेक्टर में जो मिडिल लेयर है वो उनकी कभी डेवलप ही नहीं हो पाती, और यहाँ फ्रेशर्स को मौका नहीं मिल पा रहा है. और यहाँ पे मतलब लोग दोनों ही साइड पे अपने प्रॉब्लम की बातें कर रहे हो. पीपल स्टिल रिमेन्स वन ऑफ द बिगर प्रॉब्लम. तो वहां पे एक उस सर्वे का जो एक आउटकम था, तो एक छोटा सा आउटकम उस डिजाइन थिंकिंग अप्रोच से ये निकला था कि शुड देयर बी अ प्लेटफॉर्म फॉर ईज ऑफ हायरिंग ऑफ कैंडिडेट्स. तो ये भी देखिए, एक यहाँ पे भी अब AI का इतना बड़ा यूज हो रहा है HR में. तो जो लोग आज HR पढ़ रहे हैं, अब उनके लिए भी अब वो ये नहीं कह सकते कि अब हमारे फील्ड में AI यूज नहीं हो सकता है. सो नाउ प्रोसेसेस, टेक्नोलॉजी, प्रोडक्ट्स, प्लेटफॉर्म, ये सब ऐसे डिवाइस हो रहे हैं जहाँ पे AI इज ऑलरेडी इनटू देयर जॉब्स. तो जिसने कभी टेक्नोलॉजी नहीं पढ़ी, जिसने who studied people, now they have also trained the AI to do say some job screenings on their behalf. तो I took the reference because ये टेक्नोलॉजी और HR तो एकदम ही अनरिलेटेड फील्ड है. उस पॉइंट पे जब हम एज स्टूडेंट्स पढ़ रहे होते हैं, वी डोंट थिंक कि हम इसको कैसे अडॉप्ट करेंगे, बट ये हो रहा है. तो सिमिलरली आपके फील्ड में एनर्जी एफिशिएंसी की फील्ड में जो सेंसर्स हैं वो डेटा जनरेट करते हैं. तो यू प्रोवाइड some KPIs के let's say some organization says that I will pay my money only when I'm receiving XYZ% of efficiency gain after 1 year after the deployment. As human ये आपके लिए बहुत डिफिकल्ट है कि आप उस सारे डेटा की एनालिसिस कैसे कर पा रहे हैं. हाउ डू यू फाइंड more avenues to reach your KPIs? But when you apply AI on that data, you make your entire ecosystem much more efficient and faster to help you achieve those KPIs, help your client meet their targets, help you make your own targets. तो जो ऑटोमेशन इंजीनियर थे या जो मैकेनिकल इंजीनियर थे, उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि we will have to work with AI in such a way. But ये हो रहा है. तो मुझे लगता है कि regardless of the stream, this should be horizontal. AI should be treated as a horizontal. तो ये हमारे right from हमारे एजुकेशन से हमारी फर्स्ट जॉब तक हमको ये फियर से पहले तो बचाना बहुत जरूरी है. बिकॉज जब हम पढ़ाई करते हैं तो शुरुआत में हम डाइवर्ज होते हैं, हम मैथ्स, फिजिक्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी सब पढ़ते हैं. फिर जब हम हायर एजुकेशन की तरफ जाते हैं तो चीजें वापस से मतलब हम सिंगुलैरिटी में देखने लगते हैं चीजों को, हम फोकस होके देखने लगते हैं. एंड ड्यूरिंग समवेयर ड्यूरिंग दैट प्रोसेस वी फॉरगेट के व्हेन वी विल वर्क, जब हम जॉब करेंगे, देन थिंग्स विल गो हेवायर, दे विल जस्ट डाइवर्सिफाई लाइक एनीथिंग. तो उस डाइवर्सिफिकेशन में AI इज जस्ट वन ऑफ द लेयर जिसके बारे में हम अवेयर ही नहीं है. तो और वो फियर नॉन टेक स्टूडेंट्स के को एम्ब्रेस हो जाता है एंड दे जस्ट नेवर लर्न हाउ टू एक्सेप्ट इट. तो हमको उस पॉइंट पे हिट करना है. तो इफ पीपल अडेप्ट इट सूनर देन लेटर, लाइफ विल बिकम much easier. I think. Very nice and very practical. I think understanding you have, Vineet. We have a rapid fire round also for you. So there are certain questions you can respond. Maybe I think in a word or max to max in a sentence. Okay. So the first
maybe I think the one book that has influenced you to write 40 hours, The Unbounding, as a book, which book has influenced you? The Guide. The Guide. Yeah. Okay. And the biggest misconception about AI in India right now? That it's gonna change the India's service sector altogether. So that is the biggest misconception? Yes, I don't think it will not change humans' role in it. Okay, got it. So one company which has implemented AI in maybe I think in the most immaculate way, in the best way. I think sector-wise, I can say healthcare is a sector. Okay. In your just maybe I think in your understanding, what is the percentage that you see of white collar job will be impacted in next 5 years because of AI usage? I think 100%. 100%. Yeah. Every white collar person should be thinking differently about their job today. And the scariest AI development you have seen in the last year? Oh, okay. So someone calling someone I know that I am him, and the other person believing that that bot was me. Oh. Yeah. And similarly, someone calling my bank, hey, I lost my password with my voice and everything, and the other person believed that it was a human. Like that's the really, really scariest development through AI. You're cloning your voice, where even you yourself can't differentiate. Did I say that ever? That's really scary. So a lot of these scams, what do you call them? I think they're just gonna increase multifold. Cyber crimes. 100. They will increase. That's another issue. Another thing to worry about. Any best, maybe I think any hopeful AI development that you have witnessed in India? Yes. So at India's scale, we need really good healthcare for the masses, not just for the few. So screening of diseases early for many is one. Similarly, accessibility to good doctors or good healthcare in general. In terms of diagnostics, early diagnostics, or using markers to as certain conditions. So it will grow fast. Yeah, I think it will grow for the better. Yeah, at least I also agree to this. Yeah, you also worked with energy efficiency with Bosch. What is your prediction for this particular market in India? So in general, people do not, maybe I think very much aligned in terms of understanding this particular segment because it is a bit heavy or heavier than the renewable energy area, because it needs to understand the savings and then the ROI, these things, compared to the renewable energy where you just put up the solar and then the generation starts. I think in one sentence, I will say energy efficiency will enter your daily life. You will start tracking your own outcomes, carbon emissions. That's of all your actions. AI can help you do that. Very nice. And you have written the first book, 40 Hours, The Unbounding. When is your second book coming? I am already onto that. Okay. I'm hoping that in next Word Book Fair or somewhere in 1 year. time. So the first book you took 15 years, and the second book you'll take only a year? No, I actually have written 3 books already. This is the first one is published. So I have my backpack full of lot of material already. It's just that the publication took time. Very nice. We are really proud of you, Vineet. Thank you so much. Thank you so much for coming and joining us for this podcast. I think
your experience will certainly help us as an organization and help our audience also to understand the maybe I think the specific objective or the focus that you have narrated in the book, as well as your understanding on the AI market and how the overall sector will be growing with the impact, positive impact of AI integration going forward in India, certainly at the global level as well. Thank you so much for all the maybe. It's my pleasure to be here today after many years. Thank you so much. Thank you so much, everyone, for your patience listening. We will have Vineet's LinkedIn ID in our channel description. You can always touch base, connect to him directly, as well as if you have any suggestions for us, you can write to us at social@greentree.global. Any suggestion for the next guest will be more helpful. Thank you so much, everyone. Thank you, Vineet. Thank you very much. Yeah. Thank you very much, everyone. Thank you.